अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की इस वक्त जो इक़्तिसादी सूरत हाल है उसकी बहुत ज़्यादा मुमासलत श्रीलंका के साथ है और पाकिस्तान को कुछ फ़ैसले करने हैं और फ़ैसले भी बर वक्त करने हैं, उसमें ताख़ीर का पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 2018 में आपको मैं अगर वापस ले जाऊँ तो जिस वक्त नून लीग ने हुकूमत छोड़ी थी केयर टेकर सेटअप आने से पहले, आई थिंक 106 रुपये के करीब था डॉलर, और फिर मिफ्ता इस्माइल ने शायद आखिरी दिनों में डिवैल्यूशन करके उसको 115 पे ले गए थे और केयर टेकर्स में 123 पे चला गया था। इसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली तो सबसे बड़ा जो क्राइसिस लाइक सिचुएशन डेवलप हुई वो इसलिए डेवलप हुई कि 8 माह पहले ये फैसला ही नहीं किया जा सका कि हमें IMF के पास जाना है या नहीं जाना। इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जब सऊदी अरब के दौरे पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लेकर गए तो सऊदी अरब ने हमें इमदाद वगैरह नहीं दी थी। ये हमारे उनसे बहुत करीबी रवाबत हैं, बहुत दोस्ती है उनसे, लेकिन वो जो इमदादी पैकेज की हम आस उम्मीद लगाए बैठे थे वो हमें मिला नहीं था। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, ना UAE ने दिया था, ना कतर ने दिया था, ना चाइना से मिला था। और रीज़न क्या थी? रीज़न वो ये कहते थे कि पाकिस्तान बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में रोज़ फंस के आ जाता है, खुद फंडामेंटल रिफॉर्म्स आप करते नहीं हैं, तो जब तक IMF ऑन बोर्ड नहीं आएगा आप हमसे ऐसी आस उम्मीद मत लगाएं। वापस आ गए जी। 8 माह में हुआ ये कि 4.5 अरब 4.6 बिलियन डॉलर थे 8 माह में, हमने वो अपने रिजर्व फूंक डाले, इंटरबैंक में बेचते रहे रुपए को डिफेंड करने की खातिर। रुपया भी डिफेंड नहीं किया गया। रुपया एक दिन 142 पे जाता था, अगले दिन ये डॉलर बेचते थे 136 पे आता था। अल्टीमेटली वो 189 पे जाके टच किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आखिरी दिनों में। PMLN टेक ओवर करती है इमरान खान की इस तब्दीली के बाद, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, और रुपये को 181 पे ले आते हैं। मुझे पता है ये बड़ा आसान सा तरीका है, एक दिन आप 20,000 25,000 डॉलर मार्केट में 50,000 या 1 लाख डॉलर फेंकें क्लोजिंग ट्रांजैक्शन में और आपको रेट नज़र आएगा कि नहीं हमारा रुपया मजबूत हो रहा है। रुपया मजबूत नहीं हो रहा क्योंकि रिजर्व्स आपके आखिरी तकरीबन 4 माह में जो स्टेट बैंक के पास नेट रिजर्व्स थे वो उसमें 6-7 अरब डॉलर की कमी है। 10 अरब डॉलर है स्टेट बैंक के पास, बाकी प्राइवेट बैंकों का पैसा है। और इस 10 अरब डॉलर में भी जो सऊदी पैसा है, जो UAE का पैसा है, जो कतर का पैसा है और चाइनीज़ रोल ओवर 2.4 का भी नहीं किया, कुछ उनका भी पैसा पड़ा है, वो अगर निकालूँ मैं तो पीछे कुछ नहीं बचता जिससे लोगों को तसल्ली दी जा सके। ये क्राइसिस है जिसको अब नून लीग को पता है कि ये क्राइसिस उनके सर पे खड़ा है। हुकूमत ले ली है इस आस पे कि हम आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, दूध की नहरें बाहर निकलेंगी, नहीं निकली दूध की वो नहरें, और उसके लिए आपको फंडामेंटल एक्शन रिक्वायर्ड हैं। क्या फंडामेंटल एक्शन रिक्वायर्ड हैं? IMF के पास आप गए थे, IMF ने कहा हम आपको हेल्प आउट करेंगे, लेकिन शराइत क्या रखी कि आपको बुनियादी तौर पर जो इमरान खान जाते हुए रुपए को एक फ़िक्स कर गए थे तेल की कीमत, और 150 रुपये पे 160 थी, 10 रुपये कम की, उसको 150 पे ले आए और कहा कि ये मैं जून तक तब्दील नहीं करूँगा। अब ये पॉलिटिकल एक डिसीजन है जिसको शहबाज शरीफ को लेना है। अगर तो डरेंगे वो काम पे टांगने, वो बिलावल वाला जुमला, अगर तो वही सिचुएशन हुई तो हम एक श्रीलंका वाली सिचुएशन में फंसने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी सतह पर तेल की कीमतें हैं तकरीबन वो 200 रुपये पे पाकिस्तान में आके पड़ता है फ़ी लीटर। अगर आप टैक्सेस वगैरह निकाल भी दें तो 180 के करीब पड़ता है पेट्रोल और 200 से ऊपर पड़ता है जाके डीज़ल। ये एडजस्टमेंट नहीं करते तो 100 अरब रुपया पर मंथ कॉस्ट है जो हम जेब से दे रहे हैं। और दूसरा इससे बड़ा 100 अरब दे लें आप, 500-700-800 अरब रुपये का मज़ीद खसारा कर लेंगे बजट में। उससे बड़ा इशू ये है कि आपके पास डॉलर्स नहीं है। IMF कहता है उसके बगैर पैसे नहीं दूंगा, वर्ल्ड बैंक ADB ऑन होल्ड चले जाएगा, सऊदी अरब, UAE, कतर और चाइना, ये पैसे हमें तब मिलेंगे कि IMF ऑन बोर्ड आएगा। तो व्हाट टू डू? चॉइस बड़ी सिंपल है कि चॉइस यही है कि आप अभी फैसला करें और उसके ऊपर बिल्ड करें, और दूसरा हल ये है कि फिर आप घर जाएं, केयर टेकर्स लाएँ और केयर टेकर्स को ये फैसला करने दें। दरमियानी राह नहीं है, आप 4-6 माह इसी गुम में नहीं गुजार सकते जैसे PTI ने 8 माह गुजारे थे। उसका नतीजा ये है कि रुपया 190 पे है, 190 से और कितनी छलांग मारेंगे? ये उसकी कॉस्ट अपनी जेन में रखें कि हम कितना बड़ा क्राइसिस फेस कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसकी इस्टेब्लिशमेंट को भी रियलाइजेशन है, इसकी नून लीग को भी अंडरस्टैंडिंग है, और शायद यही अंडरस्टैंडिंग है जिसके बायस एक वो प्राइवेट मीटिंग कह रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ भी और PMLN की जो टॉप टियर है वो लंदन जा रही है, नवाज शरीफ के साथ बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, वे फॉरवर्ड डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर टाइमली डिसीजन लेने। इसके लिए 3-4 माह का वक्त नहीं है पास, ये अभी हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर करना है। आर या पार वाला जो काम है ना, आर या पार वाले डिसीजन अभी लेने हैं। ये ओवरऑल सिचुएशन है जिसके ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, और इमरान खान अपने जलसों में वो अपनी ललकार बरकरार रखेंगे, बल्कि वो जिस तरह अग्रेसिवली कर रहे हैं उससे सिर्फ एक खौफ ये है कि वो वाक़तन वो श्रीलंका वाले जो सिविल सिचुएशन है उसकी वो डेवलप ना हो जाए कि सड़कों के ऊपर फसादात हैं। आज फ़ौज डिप्लॉय की गई है, इसके बावजूद फसादात नहीं ख़त्म हुए, वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा दे के जा चुके हैं। तो हमें उस सूरत हाल से पाकिस्तान को बचाना है। जो प्रोग्राम में हमारे फैसल वाडा साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और जावेद लतीफ़ साहब हैं PMLN से, दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। जावेद साहब, पहले आप फरमा दीजिए
कितनी अहमियत का हामिल है ये लंदन का दौरा, और आपके सामने सिचुएशन है, आपको टफ डिसीजंस लेने हैं, आप डिले नहीं कर सकते, पोस्टपोन नहीं कर सकते इन फैसलों को, चॉइस ही नहीं है। नहीं देखें, एक तो मैं क्लियर करता जाऊं कि जो आपने कहा कि ये मुस्लिम लीग की हुकूमत है, मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं है, ये कौमी हुकूमत है, ये सारी जमातों का एक इत्तेहाद है। और ये दुरुस्त है कि प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम लीग से है, मगर दूसरा जो अभी आप बात कह रहे हैं कि बड़े सख्त फ़ैसले लेने होंगे और श्रीलंका से जो मुमासलत दी जा रही है, हकीकत है एक। और आप इसको हकीकत मानते हैं? मैं बिल्कुल, क्योंकि रियलिटी यही है, आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। अच्छा किया आपने कि इंकारी नहीं हुई इससे। बिल्कुल नहीं है। और मैं ये भी कहने की कोशिश नहीं करूँगा कि क्योंकि जनाब 4 सालों में इन्होंने तबाही कर दी और ये कर दिया तो इसलिए ये हालात बन गए। जब अदम एतमाद हम लेकर आ रहे थे, जिन हालात में भी लेकर आए, जिन वजूहात की बिना पर भी लेके आए, उस वक्त हमारे इल्म में था, ये होना चाहिए भी था। सो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो अभी आपने कहा कि श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया और अभी भी फ़ौज जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है हंगामे हो रहे हंगामों को, मगर नहीं हो पा रहा है। मलिक साहब, इससे भी बदतर सूरत हाल है पाकिस्तान में। मैं बिल्कुल आपको ये रियलिटी चेक देना चाहिए लोगों को, ताकि पता चले कि सूरत हाल क्या है, आंखें नहीं चुरानी चाहिए। बिल्कुल नहीं है। और देखें, हालात ये हैं कि आप आइन को भी नहीं यहाँ मान रहे, आप अदालती फ़ैसलों को भी यहाँ नहीं मान रहे, और बदकिस्मती से जो मैं बात कहने लगा हूँ और बड़ी दुखी दिल से ये बात कर रहा हूँ, बड़ा हसास इशू है जिसकी तरफ मैं इशारा देने लगा हूँ कि आप आइन कानून को भी नहीं मान रहे, अदारों को भी नहीं मान रहे, अदालती फ़ैसलों को भी, अदारों के फ़ैसलों को भी नहीं मान रहे, और ऊपर से सबसे बड़ी बात जो है, आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसको कहते हैं, वहाँ मज़हब, उसके साथ भी जो छेड़छाड़ हो रही है या जो गुफ्तगू हो रही है, उस हवाले से वो भी बड़ी हसासियत का इशू है, जिससे शायद अनजाने में जो बातें की जा रही हैं, भड़काने के लिए की जा रही हैं, या ये कहने के लिए। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, माजरत से, मेरे भाई हैं, आप भी भाई हैं, मैं खुदा गवाह है कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बात नहीं कर रहा, मैं एक पाकिस्तानी की ये बात कहने लगा। और ये खुदा ना करे ऐसा हो, खुदा ना करे ऐसा हो, मगर कल को अगर इन चीज़ों को कंट्रोल ना किया गया तो बातें साबित होंगी। अल्लाह पाक रहम फरमाए। पाकिस्तान के हालात पे वन बाई वन लेते हैं इस पे। वाडा साहब, पहले आप इकॉनमी के ऊपर मैं चाहूँगा कि पहले लोगों को सेंसिटाइज करने की और रियलिटी चेक की ज़रूरत है। आपको भी नहीं इंगेज करना चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि पीटीआई को भी इंगेज करें, क्योंकि पीटीआई इससे, इमरान खान और असद उमर इससे नावाकिफ़ नहीं थे जब वो 150 रुपये की कीमतें कर रहे थे। अब हम अगर नहीं एड्रेस करते इन प्रॉब्लम्स को तो हम इससे भी ज़्यादा गहरी खाई में गिरेंगे। क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो एक्सपर्ट्स थे, यानी कि नून लीग, और जिन्होंने 35, जो हम कहते रहे कि 35 साल से मुल्क का बेड़ा करके के यहाँ तक मुल्क को पहुँचाया, वो फिर उनकी काली किताब को सफ़ेद करके, क्लियर करके, मार्क्स फेल से पास और एक्सीलेंट करके दे के वापस ये मैदान में आ गए। अब उसमें बैन-अक़वामी साजिश है और बहुत सारी और दीगर मसाला उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो उसके बाद इनको वापस ला के, अब जब ये एक्सपर्ट्स आ गए जो हमें कहते थे हम नालायक हैं, नाअहल हैं, निकम्मे हैं, बुरे हैं, सेलेक्टेड हैं, सेलेक्टर्स लाए हैं, अब हम इनसे पूछते हैं कि पहले तो आपको बताया कि अब आप तो सेलेक्ट होके भी आ गए, सेलेक्टर्स से भी आ गए, पास होके, बाहर से भी आपने ठप्पा लगवा लिया, साजिश का हिस्सा ही बन गए, और एक्सपर्ट्स थे आप, और पाकिस्तान को एक बेहतरीन मुल्क छोड़ के गए थे और एक बेहतरीन मुल्क के ऊपर टेक ओवर किया आपने। तो अब आपको प्रॉब्लम क्या है? अब बढ़ाएं, आप घटा के दिखाएं। मैंने आपसे आपके शो पे कई दफ़ा कहा, ये 100 रुपये का पेट्रोल कैसे करेंगे, ये डॉलर को नीचे कैसे लाएंगे, एक आम आदमी के लिए चावल, घी, दाल, आटा ये कैसे नीचे लाएंगे। उसको कहते थे नहीं, हम नालायक हैं, हम नालायक हैं, हम नालायक हैं, हम निकम्मे हैं, हम निकम्मे। चले जी, हमें आप छीन के भी साजिश की जाएगी, अपनी स्लेटें साफ करा के आप वापस भी आ गए। चले नहीं, आपको टाइम मिला था, अब आप करने क्या जा रहे हैं? आप पाकिस्तान के इस गरीब आवाम के ऊपर मजीद बोझ डालकर, एक आदमी जो यहाँ से इश्तिहारी है, मशहूर है, नवाज शरीफ, उसको मिलने गवर्नर पाकिस्तान के खर्चे पे पूरा डेलीगेशन यहाँ से लंदन जा रहा है। ठीक है जी, वो
मजीद आप थोप रहे हैं उसके ऊपर आप, जो जहाज इस्तेमाल होंगे, जो लोग इस्तेमाल होंगे, जो खर्चा इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस करने के लिए इकदाम करने चाहिए या नहीं? सियासत करें आप, लेकिन इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपको सबसे पहले $80 पे कीमतें थी जब 150 रुपये पे तेल था, फिर वो 87-88 पे गई तो 160 हमने किया, फिर वो 90 से ऊपर चलेंगी तो इमरान ने रिवर्स करके उसको 150 पे कर दिया, फिर 120 पे गई, हमने उसको छेड़ा नहीं। अब 106 पे अभी ताज़ा तरीन जो अभी इस वक्त चल रही है, कल को क्या होगा पता नहीं है। हम इस पोजीशन में नहीं है कि प्राइस लेवल को इस पर रिटेन कर सकें, क्योंकि उसके बगैर आपकी IMF वर्ल्ड बैंक ऑन बोर्ड नहीं आ रही। ये रियलिटी है, मान जाएं, आंखें खोल लें, हम फंस गए हैं। नदीम अली साहब देखिए मेरी बात, ये तो फिर देखे ना सर, ये तो आज आप अलार्म कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रही है, आपका भी काम नहीं है। ये तो जो टीम, मेरा काम है एज ए जर्नलिस्ट, मेरी ड्यूटी है इसको हाईलाइट करना। आप उससे पहले फिक्र इन लोगों को होनी चाहिए, ठीक है जी। जब ये बिहाइंड द कर्टन्स बंद कमरों में माफ़ी तलाफ़ी और एग्ज़ाम पास कर रहे थे, स्लेटें काली सीधी कर रहे थे और सफ़ेद हो रही थी, और ज़ीरो को उसके आगे 10 लगा के उसको 100 मार्क्स कर दिया, 100 over 100, तो ये सब कुछ उस वक्त सोचना था। श्रीलंका की तस्वीर जब खींच रहे, अल्लाह ना करे पाकिस्तान उस पोजीशन पे जाए, लेकिन ये जो हम उससे बहुत दूर नहीं है वैसे, आप पता नहीं उसको क्यों नहीं समझ रहे। आप दो चीज़ें कह रहे हैं, आप दो चीज़ें कह रहे हैं। एक कह रहे हैं कि साजिश का हिस्सा बने, एक आपने कहा माफ़ी तलाफ़ी कर रही है, आप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। कौन सी चीज़ आप देखिए, तो इनसे पूछे ना, ये तो इन्होंने साजिश की या इन्होंने माफ़ी तलाफ़ी क्या किया? देखिए मेरी बात सुने, आप जो बयानात सुन रहे हैं, हमने जिम्मा उठाया था, हमने हमेशा अपनी इंस्टीट्यूट्स को डिफेंड किया, हमने अपनी अदलिया के जजेस को पसंद आया या नहीं पसंद आया, हमेशा अदलिया की डिफेंड आपने कोई नहीं किया, हमने किया, सीधा अटैक। नहीं मिला। मैं तो देखिए जब बात करता हूँ पार्टी की बात करता हूँ, अपनी बात करता हूँ, चेयरमैन लीडर है, ठीक है जी, उसको उसका विजन तक तो हम नहीं पहुँचते, बना हम उसकी जगह बैठे होते। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो स्लेटें में जिन पे इतना बड़ा ज़ीरो लगा हुआ था, इसमें -0 वाले भी जो है वो 100 on 100 कैसे हो गए? ये 35 साल पुराना फार्मूला, एक 3rd क्लास फार्मूला जो घटिया लैब के अंदर बनता है, जिसके अंदर रोज़ पाकिस्तान का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। पहले उसको बाहर भेज दिया जाता है, जेलों में डाला जाता है, मुझे नहीं पता। ये तो वो लैब के अंदर एक लैब का उसका मालिक नहीं है, उस लैब को चलाने वाले पुराने ही सिस्टम चला रहे सारे स्टेक होल्डर्स, उसके सारे स्टेक होल्डर्स। देखिए उसमें नदीम मलिक साहब, देखिए हम अगर मैं खुल के बात करूंगा तो मेरी बात को एक डिफरेंट मैं तो चाहूंगा इसको थोड़ा खोलने इस बात को, में उसकी दूसरे मुल्क उसका फायदा उठा लेंगे। गैर मुल्क की साजिश क्या है कि ना, गैर मुल्क की साजिश क्या है कि हम अपने अदारों को साथ बदनाम कर रहे हैं। मेरी बात देखो नदीम अली साहब, इंटरनल डिवीजन है ना, उसको गैर मुल्क की साजिश नहीं कहना चाहिए, उससे और सूरत-ए-हाल खराब हो जाएगी। इन्होंने बहुत क्लियरली से बता दी है कि मदाखलत का लफ्ज इस्तेमाल हो गया, शहबाज शरीफ ने कहा है कि धमकी का आप धमकी भी मान गए और खत भी मान गए, अब रह गई साजिश का वर्ड, ठीक है, और आदम एतमाद भी मान गए कि उसके अंदर लिखा हुआ था, ठीक है। सिर्फ साजिश के वर्ड के ऊपर, साजिश उसका पैरामीटर की समरी के ऊपर एक वर्ड है जो आप भी लगा सकते हैं, मैं भी लगाता हूँ। अगर आप मेरे पीछे ये बात करें कि आपसे मियां जावेद लतीफ़ से सवाल करेंगे, जवाब उनसे लेंगे, मुझे टाइम ही नहीं देंगे, तो उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि दो बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मैं इनको जोड़ नहीं सकता आपस में। जावेद साहब आपसे भी ये शहबाज शरीफ ने असम्बली पे फ्लोर पे खड़े होकर बात कही है कि धमकी मेज़ लहजे का उसके अंदर तज़किरा था। वो अमेरिकन का वो एक लहजा है पाकिस्तान के साथ, और वो 100 दफ़ा पहले हमें इस मामले में रुसवा कर चुके हैं, जो काबिल इज़्ज़त बात नहीं है। यहाँ पर इमरान अगर सवाल उठाता है तो ठीक उठाता है कि आप कहते हैं यू हैव टू फेस द कंसिक्वेंसेज, ये उनका लहजा है, वो ऐसे ही बोलते हैं, 10 दफ़ा पहले भी कह चुके हैं। हमें इससे बाहर निकलना चाहिए और उसको प्रोब भी होना चाहिए। मैं तो जुडिशल कमीशन के हक़ में हूँ। आप एफिडेविट्स मांगे, असद मजीद साहब से भी मांगे, शाह महमूद से मांगे, पूछे कब फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का पता चला था और क्या इकदाम किए गए थे। फिर DGISI से मांगे क्या तहकीकात की थी। एफिडेविट्स मांगे ना, सुप्रीम कोर्ट में खुली अदालत में मांगे, कौम के सामने रखें। मैं एक लफ्ज़ कह सकूँ जी सर, उस एफिडेविट का भी जिक्र कर दें जो इन्होंने शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के लिए लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। मिक्स हो जाएंगी बहुत सारी चीजें, एफिडेविट्स की बात कर रहे हैं। मेमो गेट में बड़े इंपॉर्टेंट एफिडेविट्स हैं दोनों। मेमो गेट में ऐसे एफिडेविट्स आए थे उस वक्त के आर्मी चीफ और DGISI ने दिए थे। तो अभी भी आप उसी टाइप का कमीशन आपने पहले इशारा किया है लेकिन बनाया नहीं, बनाइए अगर इजाज़त दें तो। सर पहली बात तो ये है कि आप अभी नदीम मलिक कह रहे हैं कि उनका लहजा, उनकी अल्फाजी इसी तरह होती है। आपको फिर याद होगा जब 98 में एटमी धमाके किए थे तो उस वक्त भी वज़ीर आज़म जो उस वक्त के थे वो नवाज शरीफ थे, और उनके फ़ोन कॉल भी आई थी और धमकी मेज़ भी वो थे। कोई तहरीरन लिख के नहीं दिया था उन्होंने, फ़ोन कॉल की थी बाकायदा। तो उसके जवाब में क्या हम एटमी तजर्बा करने से पीछे हट गए थे? नहीं, हमने किया था और फिर हमने भुगता भी। मगर इसके बाद मैं 2 चीज़ें जो बड़ी अहम हैं
मैं एक सेकंड, ये वैसे हमारी तारीख में 2-3 मौके ऐसे हैं, आप ही की बात को एक्सपेंड कर रहे हो। एक न्यूक्लियर टेस्ट, एक CTBT अर्ली 90s में हम रिपोर्टिंग में आए थे तो बड़ा होता था, कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, आप मिसाइलों के तजर्बे वरबे नहीं करेंगे, आप इस पर साइन करें, लंबी रेंज के मिसाइल नहीं बनाएंगे। फिर सलाला अटैक के बाद हमने उनकी वो सारी आमदोरफ्त बंद की थी, तो उस वक्त खड़ी रही थी कौम भी और क़यादत भी खड़ी रही थी। खड़ा रहना चाहिए, क्या हम बात भी करनी चाहिए, नहीं, लेकिन हम लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन इंगेज करें, लेकिन ये नहीं है कि उनकी डांट ही सुनते रहे। जो मैं कहना चाहता था वो आपने जवाब दिया। क्या हम एंगेज नहीं किया लोगों को? क्या हम खड़े नहीं रहे? और क्या हम एक जिग जैग करके अपने रास्ता हमने बनाया नहीं है? और क्या इन्होंने जो कुछ किया है वो दुनिया कह रही है, आपके इंटेलिजेंस अदारे कह रहे हैं, आपके मेन अदारे आपको जवाब नहीं दे रहे? जो आप बयानिया सड़कों पे तो आप देते हो, मगर अदारे उनका क्या जवाब दे रहे हैं? मैं उसको दोहराए बगैर सिर्फ इतना कहूँगा कि देखें, जो बात करते हैं ना कि बंद कमरों में फ़ैसले होते हैं और ब्लैक चीज़ें वाइट हो जाती हैं, बताएं ना कि किन के साथ हम बैठ के ब्लैक चीज़ को वाइट कर रहे हैं, नंबर एक। और ये बात इमरान खान भी कहते हैं। फिर इसी तरह मैं ये बात करूंगा कि जब आप मीर जाफ़र सादिक की बात करते हो और अगले दिन कोई और बात कर देते हो, वो जुमला बहुत नामुनासिब था। हाँ, इस तरह फिर आप कि वो एक टारगेटेड अटैक होता है, टारगेटेड अटैक अच्छा, फिर मुझे 2 मिनट दें प्लीज़। फिर मुझे ये बताएं कि एक दफ़ा आप कहते हो साजिश हुई है, अगले दिन कहते हो आप मदाखलत हुई है, फिर अगले तीसरे दिन आप ये कहते हो कि अगर हम उनके साथ ठीक रहते तो हुकूमत में होते। ये तीनों चीज़ों में तजाद है। ये कोई एक साजिश का तसलसल नहीं है कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ। मगर मैं एक और चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो मैंने पहले भी आपको कहा था कि देखें, आइन, मज़हब, अदारे, आप तीनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, और तीनों के साथ करने के बावजूद कोई नदीम मलिक साहब इनकी जगह आज भी कोई और करता इस तरह, तो उस पर कुफर के फतवे या गद्दार और या जैसे 2018 में एक होता। अब आ जाएं, जो ये बार बार बात करते हैं कि जनाब कमीशन बनाएं, मैं पहले भी आपके शायद प्रोग्राम में कह चुका हूँ, आज फिर दोहरा रहा हूँ, आए कमीशन बनाते हैं, बनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आए कमीशन आने चाहिए, यस, और कौम पब्लिक आनी चाहिए, पब्लिक। और दूसरा, इनकी गारंटी कौन देगा कि 2015 में भी जुडिशल कमीशन बना था, उसके फैसलों को या जुडिशल कमीशन के फैसलों को मानना फिर पड़ेगा। ये तो नंबर 1। अब आ जाए, इलेक्शन की भी बड़ी बात करते हैं। 4 साल हम कहते रहे ना क्या वो इलेक्शन करवाएं, ये कहते थे ज़रूरत नहीं है। अब 25 दिनों में क्या हो गया कि हर हाल में इलेक्शन हो? बता दो। एक सेकंड सर। अब आ जाए, इसके बावजूद हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। आप तैयार हैं? लेकिन बिल्कुल, हम इलेक्शन, मैं कहता हूँ सुबह इलेक्शन करवा दें, वजह एक सेकंड, हाँ मैं कह रहा हूँ, और हम सारी जमात एज जमात कह रहे हैं, हम अपने इत्तेहादियों को भी मना लेंगे, आओ इलेक्शन करवाते हैं। मगर 2018 के बाद जो आप रिफॉर्म्स इलेक्शन के हवाले से लेकर आए हो, उसको वापस ले लो, या नई रिफॉर्म्स लेकर आना चाहते हो, आओ सुबह बैठो, रिफॉर्म्स एक दिन में ही हो जाती हैं, कोई कीमियाई नुस्खा नहीं है कि वो पूरा महीना लगेगा या 10 साल लगेंगे। आओ बैठते हैं ताकि आने वाले इंतखाबात के नताइज पर कोई उंगली ना उठा सके, ये बातें ना हो। 2 बड़ी बातें होगी, ये दोनों बड़ी खबरें। एक तो उनका कमीशन बनाने पे तैयार हैं, आप बताएं नतीजा मानेंगे, पहले इसका जवाब दें। लेकिन जी अगर वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की निगरानी में उनकी अंडर में बनता है, 100% मानेंगे। चलाएं जी, इनकी बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सरबराही में कमीशन होगा या सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही होगा, ये मानेंगे? यही रुक जाए, ये हमारा एतबार है। और ये नासिर मुल्क वाला कमीशन था जिसका आपने हवाला दिया, उनका मानेंगे? यस, एक सेकंड रुक जाए। मैं नदीम मलिक साहब ये तो कहूँ कि समा जो चैनल है या ग्रुप है, इसके सुपुर्द कर दें, ये जो भी चाहें, हम फैसला मानेंगे।
ये क्या तरीका है कि नदीम मलिक साहब ही हों? नहीं, उन्होंने मानेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के एक ठीक है, फेयर ये छोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दें। बिल्कुल सही है, वो जो कमीशन ये ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब अपने फिर वही बात कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जो जस्टिस को लगाते आप ये बात छोड़ ही दें। आप ये बात ठीक है, ये मुनासिब है बात कि ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आप लिखेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिसको मर्जी चाहे वो बना दे, वो खुद अपनी सरबराही में करे और अपने वो किसी को नॉमिनेट कर दे, नो रिटायर्ड। ये वजह क्या है? एक वजह क्या है? ये मुनासिब बात। एक वजह ये है ना, ये कह रहे हैं कि साजिश हुई थी इसलिए बनाना चाह रहे हैं ना। हम भी बात मान रहे हैं कि भाई आप सलामती कौंसिल या सलामती कमेटी की मीटिंग में, कौमी सलामती कमेटी मिनट्स भी जाएंगे ना, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, 2 मीटिंग हो चुकी हैं। जी, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी मासूमाना साथ ख्वाहिश भी है एक, वो भी सुन लें। 2014 में जो कुछ इन्होंने किया था उस पर भी कमीशन जरा धरने के ऊपर कर दे, वो दूसरे से 2017 में भी जो, लेकिन एक पे कंसेंसस तो हो जाने देना। मैं कहता हूं इसके साथ ले ले साथ उसको। एक मिनट रुक जाए, एक पे कंसेंसस है कि सुप्रीम कोर्ट कमीशन बना, अब उस पे भी पूछ लें चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज, आप उसके फैसले को मानेंगे? मैं मानता हूं, इनसे पूछें कि 2014 के पीछे कौन कौन था, ये आप मानेंगे? देखिए नदीम मलिक साहब, आप जब मेन मुद्दा जिसमें मुल्क का साजिश हो रही है उसको एड्रेस कर देंगे। हम उसको 2014 वाली भी साजिश नहीं, वो साजिश आप कहते हैं ना, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उसमें भी कह दें, बना दें। वैसे एक सवाल 2014 और 2017 और 2022 सर, 2028 भी कर ले, 2025 भी कर ले। नहीं, मामला कंक्लूड होना चाहिए ना कहीं। 7 मार्च को खत आया, 27 मार्च को प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की, आई थिंक 29 या 30 को कैबिनेट का इजलास हुआ, फिर उससे अगले दिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ। इस तमाम अरसे में 7 और 27 के दरमियान में क्या किया आपने? नेशनल सिक्योरिटी को खतरा था गैर मुल्की साजिश की वजह से। बस नदीम मलिक साहब देखिए, जितनी मेरी बसात है उसमें भी मेरे दिल के अंदर उस रात समेत सब कुछ दफन होने दें, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लेवल पे भी। इमरान खान साहब के लेवल पे तो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। किस रात की? 9 अप्रैल की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि देखें ये पूरे सिनेरियो के अंदर, ये पूरे टाइमलाइन के अंदर, और ये खत क्या इस दौरान में पीपल्स पार्टी से भी राब्ता कायम किया गया? जी, पीपल्स पार्टी से भी राब्ता कायम किया गया? किसका? तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। देखिए सर, गॉसिप तो मैं नदीम अली साहब को कहता हूँ, उस रात को मैंने भी आपको फ़ोन किया था। क्या राब्ता कायम किया गया आसिफ जरदारी? मेरी नॉलेज में नहीं है। आपके नॉलेज में नहीं? आपके नॉलेज में है? मेरे आपकी नॉलेज में। ब्रेक ले लें, जिस नुकते में ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जावेद साहब, सवाल हमारा ब्रेक करीब आ गई थी, मैंने जल्दी से उसको लपेट दिया। उस वक्त हमारी इतला ये थी कि जिन दिनों 7 और 27 के दरमियान में भी जलसा नहीं हुआ था, तो इमरान खान की जानिब से पीपल्स पार्टी की क़यादत से रब्ता करने की कोशिश की गई। आप इसके ऊपर जवाब देने से कतरा के निकल गए थे, लेकिन मेरा इसरार है कि आप इस सवाल का जवाब दें। आपकी जमात के लोगों को पता है इस बात का। अच्छा, लेकिन मलिक साहब, PDM की क़यादत तक ये बात मालूम थी। फिर अगर आप बज़िद हैं जवाब लेने पे ही, ऑनेस्ट आंसर, मैं दयानतदारी से ये बात कहूँगा, क्योंकि कौम की अमानत हैं ये चीज़ें। राब्ता हुआ और ये डिमांड की गई कि अगर शहबाज शरीफ साहब के अलावा आप किसी को भी बना लें तो मुझे काबिल कबूल होगा। ज़बरदस्त है। एक दूसरा, पहले एक और ऑफ़र थी कि आप ये अदम एतमाद लेकर ना आए, वापस का ले लें। जब हो चुकी थी अदम एतमाद पेश, वापस अगर ले लें तो उसके बदले जो चाहें PDM की या आज की हुकूमत की जो जमातें हैं, उनमें से एक बड़ी जमात को, उसके लीडर को ये ऑफ़र की गई। और जब उन्होंने रिफ्यूज़ किया तो फिर ये दूसरी ऑफ़र हुई कि चले कम से कम उनको वज़ीर-ए-आज़म ना बनाएं। 2 बातें की गई। पहली ऑफ़र ये की गई, आप जमात का नाम नहीं ले रहे, मैं भी नहीं लेता, कि पहली उस जमात को, PDM के अंदर एक बड़ी जमात को ये ऑफ़र की गई कि अगर आप अदम एतमाद से वापस हो जाएं या अलहदा हो जाएं तो जो भी हुकूमत में हिस्सा चाहें वो आपको देने पे तैयार। वो जब तैयार नहीं हुए तो फिर दूसरी ऑफ़र ये दी गई कि चलें अब आपने नो कॉन्फिडेंस भी आगे बढ़ना है तो शहबाज शरीफ के अलावा किसी और को लगा दें तो फिर भी ठीक है। और मलिक साहब, बात, और आपने क्योंकि कहा था कि बात ऑनेस्टली होनी चाहिए, और क्योंकि ये बात तारीख़ का हिस्सा चीज़ें रहेंगी, मैं एक और ज़िम्मेदारी से ये बात कहने लगा हूँ कि कोई मुझे ये बता, हाँ अगर फैसले ये बात करें, आप करें, क्या माजी दूर में, करीब में
साजिशें होती नहीं रही, होती रही हैं। आज जिसको चीज़ को बेचा जा रहा है होती रही हैं, मगर होती तब रही हैं जब मुल्क के लिए, ये मैं सियासी शायद पॉइंट स्कोरिंग में आ जाए बात, मगर मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ कि जब कोई इस मुल्क के लिए सर्व करता है, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो या नवाज शरीफ हो, साजिश होती है। और ताकतवर हलके या ताकतवर दुनिया की शख्सियात या ताकतवर स्टेट जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुए फ़ैसले को अनडू करवाने के लिए ये ऐसा करती हैं। मगर इमरान खान साहब बता दें कि इनके साथ साजिश क्यों होना थी, क्यों, कौन सा ऐसा काम पहले वो राब्ते वाला जवाब आपसे क्यों राब्ता किया गया? नदीम मलिक साहब, ये तो आपका एनालिसिस है और इनका जवाब है। मैं इनके आगे ये रखूँगा कि मज़ेदार बात ये होती है कि आप बताएं कि इमरान खान का राब्ता एक्स पार्टी से हुआ, इसके थ्रू हुआ, डायरेक्ट हुआ, फोन पे हुआ, मैं आपको कह रहा हूं पीपल्स पार्टी से हुआ, वो नाम नहीं लेते, लेकिन नाम होना चाहिए, कौन गया कौन नहीं गया, फिर उसकी ये तो देखिए, मैं आपसे कहूँ, आप कल रात को जो है वो आप शहबाज शरीफ से मिल के आए हैं, मैं आपको कहूँ आप अभी गाड़ी में बैठे हुए तो फ़ोन पे बात करें नवाज शरीफ से, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। अच्छा, हमारे पास एक स्टेटमेंट तो DGISPR का जो ऑफिशियली इंडोर्स करता है उस चीज़ को कि जब इमरान खान की दरख्वास्त के ऊपर आर्मी चीफ को PDM की क़यादत से रब्ते के लिए कहा गया तो वो शहबाज शरीफ और जरदारी से मिले। मैं ऑन एयर इस बात को, उन्होंने नामों की तफसील नहीं थी, लेकिन मैं नाम दे रहा हूँ कि आर्मी चीफ मिले, उन्होंने ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुके हैं। तो वो एक है, उससे हट के रब्ता वो हुआ था एक प्रॉपर्टी टाइकून के जरिए, और वो रब्ते की तफसील इन्होंने सर देखिए, रब्ता आर्मी चीफ के थ्रू हुआ, रब्ता टाइकून के थ्रू हुआ, रब्ता आपकी तरफ से हुआ, मेरी तरफ से हुआ, जो भी रब्ता साजिश हो रही थी, तो फिर रब्ता साजी क्यों हो रही? देखिए मेरी बात है, पाकिस्तान की जो सिपह सलार से जो मुलाकात है, वो आप इंडिया के सिपह सलार से नहीं बात कर रहे, वो तो मिलना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं मिलना तो अगर एक इदारे की इज्जत आप करते हैं और वो इदारा आपका कॉन्स्टिट्यूशनली खड़ा है, तो अगर उसमें भरोसा सबका है, इदारे को हुकूमत के साथ चलना चाहिए, सिर्फ उसको बनाने गिराने का काम नहीं करना चाहिए, वो तो उनका काम ही नहीं है, ये उसका काम नहीं। ठीक है, नंबर 2 ये, लेकिन आपकी शिकायत यही है ना कि हुकूमत जा रही थी तो उन्होंने बंदे को, मेरी बात है, आपकी शिकायत तो दूसरा नदीम मलिक साहब ये कि हम अभी भी कह रहे हैं कि इदारों को, फौज को जैसे बड़ी कुर्बानी दी, और इमरान खान साहब प्रिंसिपली कह चुके हैं कि अगर फौज नहीं होती तो ये 3 टुकड़े हो जाते हैं इस मुल्क के। ये आज की स्टेटमेंट है, ठीक है, अल्लाह खैर करे, ठीक है जी। लेकिन इसके बावजूद भी आप किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी बहाने, चाहे वो तकरीर का एक हिस्सा निकाल लें या कंटेंट निकाल लें या आपको मजहबी कार्ड लेके आ जाए, किसी ना किसी तरह फौज को लाना चाह रहे हैं बीच के अंदर, ना लाएं। देखिए हमने पहले भी आपसे कहा था, आप फौजियों के साथ पहले भी फौज के सिपह सलारों के साथ खेलते रहे, हमने आपको मना किया, आपने जजों की वीडियोस बनाई, आपने जजों पे हमले किए, जजों को बैग दिए, जजों को नाम से आज की तरह जजेस की बात की, 5 जजेस का कहा कि हमारे खिलाफ हैं। एक सवाल का मैं दोनों से जवाब चाहता हूँ। एक मिस्ट्री है जो मैं अभी तक सुलझा नहीं पाया, 7 और 27 के दरमियान वाली, जब 27 को इमरान ने जलसे में तकरीर की थी, क्या 7 और 27 के दरमियान जनरल बाजवा या DGI को बुला के, DGISI को बुला के उस साजिश से आगाह किया गया था 7 और 27 के दरमियान? नदीम मलिक साहब देखिए, मैं तो वज़ीर आज़म नहीं था, मैंने आपसे कहा ना, मेरा वजन इतना बोझ उठाने का नहीं जितना बोझ मेरे अंदर ऑलरेडी है, तो मैं समझता हूँ मुनासिब ही होगा जो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे बात हुई हो, क्योंकि हम उस रात के भी विटनेस हैं। उस रात जिस वक्त ये तहरीक आई और सब कुछ, तो क्या हुआ, सब कुछ हुआ, उस रात के भी हम, हमारी ज़िंदगी के लिए वो एक हिस्टोरिकल दिन है, रात थी, जिससे हमने कुछ नहीं किया, हमने अल्लाह के आगे सर झुकाया और उसके अगले दिन से आवाम सड़कों पर आ गई। सीधा के दरमियान में क्या कोई ऐसी कॉरेस्पॉन्डेंस है, सरकारी दस्तावेजात हैं या मीटिंग का रिकॉर्ड मौजूद है कि आगाह किया गया हो ऑफिशियली सरकारी सतह के ऊपर? मैं अगर जो बात आप बार बार पूछ भी रहे हैं और मैं दोहरा भी रहा हूँ, बात आज हम कर रहे हैं पूरी दयानतदारी से और सियासी वाबस्तगी से हट के आप पूछ रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने एक दफ़ा भी साजिश का ज़िक्र नहीं किया 27 तारीख़ तक, जलसे से पहले और जलसे से पहले ये कोशिश करते रहे हैं अपने लोगों को मनाने की, और ख़ास तौर पर जो उन्होंने ज़िक्र किया पिछले 5-6 दिन पहले किसी जलसे में, शायद मियाँ वाले जलसे में, उन्होंने कहा कि मैं क्यों रखना चाहता था उनको, पहले कहते थे अफगानिस्तान की तब्दीली की वजह से, वीडियो इंटरव्यू में कहा। यस, मैं आपको अभी ब्रेक करीब आ गया, आपको पूरी स्टेटमेंट सुनाता हूँ। एक सेकंड जी। मगर फिर उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि मेरे खिलाफ क्या हो रहा है, जुलाई से साजिश हो रही है। हाँ। तो ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे वो स्टेटमेंट दोबारा सुनाते हैं आपको, हमारे साथ रहेगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एक स्टेटमेंट का जिक्र किया जावेद लतीफ़ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर के एक इंटरव्यू में उसका हवाला आया कि उन्हें पिछले साल जुलाई से पता था कि क्या होने जा रहा है, इसीलिए वो DGI को रिटेन करना चाहते थे। सुनाइएगा जी। मुझे ये पता चल गया था एक ये अफगानिस्तान के अंदर, मैं पिछली गर्मियों की बात कर रहा हूँ, मैं चाहता था कि उस वक्त जो हमारे ISI का चीफ था वो 5 साल से था, मैं चाहता था कि ये सर्दियों में जो सबसे हमारा मुश्किल टाइम है उसको होना चाहिए। सेकेंडली मुझे पता चल गया था ये पूरी इंट्रीग कर रहे हैं नून लीग वाले, तो जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ गवर्न कराने का। तो मैं नहीं चाहता था कि हमारा जो इंटेलिजेंस चीफ चेंज हो। तासुर ये दिया जा रहा है कि मैं वो इसलिए उसे रख रहा था, मैं जनरल फैज को आर्मी चीफ आना चाहता था। अवाम का प्रेशर आना चाहिए इन इदारों के ऊपर कि आपने ये जो क्रिमिनल्स हमारे ऊपर बैठा दिए हैं, ये आपकी जिम्मेदारी, अब इनको पकड़ें। अवाम का दबाव आना चाहिए इदारों के ऊपर कि आपने ये जो क्रिमिनल्स हमारे ऊपर बैठा दिए हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, या आप ये दिस इज हाउ वो उन्होंने सारी अपने जुमले को स्ट्रक्चर किया कि पिछले साल जुलाई से पता आपकी जिम्मेदारी है। अगर मैं एक लाइन से आगे क्रॉस कर जाऊं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप मुझे रोकेंगे कि आप चैनल ये की उनका और काम है जिनको आप कह रहे हैं। क्यों नहीं काम है? उन्होंने कसम उठाई हुई है कि पाकिस्तान के बाहर भी दुश्मनों को रोकेंगे, पाकिस्तान के अंदर भी दुश्मनों को रोकेंगे। ये पार्लियामेंट के अंदर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस है उसके अंदर उनका रोल ना होता है, ना होना चाहिए। उनका रोल नहीं है। तो आप पार्लियामेंट के अंदर, क्या मेरा दिल नहीं रोएगा कि जो कुर्बानियों देने वाली मेरी फौज है, जो 22 साल के 20 साल के लड़के जवान शहीद हो रहे हैं, जो अपनी माओं को छोड़ के जा रहे हैं, जो बेवाएं छोड़ के जा रहे हैं, मेरी बहनों को, बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, जो अपने बाप के यूनिफॉर्म बना के गद्दों को पिलोस को लेके सो रही हैं, कि वो लोग आइन और कानून की पाबंदी के अंदर रहते हुए जो उनका काम है वो क्रिमिनल्स के आगे खड़े होंगे, मेरा दिल रोएगा। तो फिर और जब मेरा दिल रोएगा, क्या तवक्को रखते थे? मैं उनको पकड़ क्या मुझे आप सब बता सकते हैं कभी जिंदगी में कि अगर फौजी के सामने एक कत्ल हो रहा होगा तो कहेगा आइन और कानून नहीं कहता है, पुलिस का काम है, मैं नहीं रोकूंगा? नहीं सर, आप मिसाल हर जगह दे रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर वोट चल रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये फौज का काम नहीं है कि वो अब पुलिस का काम करे, लेकिन फौज ने कसम खाई हुई है कि वो मुल्क के दुश्मन अंदर और बाहर रोकेंगे, बुराई को रोकेंगे। ये हमारा ईमान और तकिया है कि हमारी फौज बुराई को और दुश्मनों से रोक रही है। फौज का काम है, एक फौज के हमारे बेटे हैं, फौज कहीं बाहर से नहीं आई, हमारे बेटे हैं, लेकिन उसको आपने फौज के एक इदारे को एक ओवरऑल रोल दिया पाकिस्तान के दिफा, कदर करते हैं, पाकिस्तान के प्यार करते हैं, हमें डर नहीं है, हम उससे प्यार करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ होता है उस काम के लिए लोगों ने आपको इज्जत करते हैं। हम उस फौज की इज्जत करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसकी कुर्बानी को सराहते हैं। उस फ्लोर के ऊपर जो कुछ होता है उसके लिए आप लोगों को मुंतखब किया है। देखिए सर, हमारी फाइलें नहीं कि हमें डरने की जरूरत है, हमें अल्लाह की जात के अलावा किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इनकी तो फाइलें हैं, इनकी फाइलें आपके कमरे की कुर्सी से भी मिल जाएंगी नीचे दराज से। बहरहाल फिर भी उस फ्लोर के ऊपर जिम्मेदारी आप लोगों की है, वो अपनी जिम्मेदारी आपने से उतार के फरमाइश पूरी कर दिया आपने। वो दिखा के क्लिप सर, मेरी भी फरमाइश है, गुजरांवाला की नवाज शरीफ की तकरीर दिखा दे जिसमें आपने कैमरा से दिमाग में रोका था, नाम लिया था, लेकिन आपकी हुकूमत ने दिखाने नहीं। वो जायज था, वो आइन शिकनी भी नहीं थी, वो गैर कानूनी भी नहीं था, कन्विक्टेड आदमी यहाँ से भेज दिया समेत हमारी गवर्नमेंट पंजाब की इन्वॉल्वमेंट के साथ। अभी आपकी पेशी भी होनी थी, मैं पूछना भूल गया उसका। देखिए सर, जिन इलेक्शन कमीशन ने जो इनकी बी टीम है उनको सेट करना है, कल ही से वो शुरू हो जाएगी काम, आप फिक्र ना करें, आप फिक्र ना करें। देखिए यहाँ मसला ये है कि जो काली भेड़े हैं वो कुछ जगहों के ऊपर, जैसे इलेक्शन कमीशन की बात करें, मनसब का आप इलेक्शन कमीशन को काली भेड़ें कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहा हूं, उसमें जो बैठे हुए हैं वो इनकी बी टीम है। कंटेम्प्ट इनकी होगी, मैं इनसे डिसएग्री करता हूं। इलेक्शन कमीशन क्या नाउजुबिल्लाह कोई और जगह से है? अगर नाजायज करेंगे तो नाइंसाफी करेंगे, काली भेड़े उनको बोलेंगे, आपको कल पता चलेगा। आप एक दफा आपके वो वजीर साहब थे, उन्होंने क्या बोला था, आग लगा दो ऐसे इलेक्शन कमीशन को। स्वाति साहब ने, फवाद चौधरी ने कुछ बोला, मैं वायलेंस की बात नहीं कर रहा, मैं वायलेंस की बात नहीं कर रहा हूं। जो मेरा फैसला कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर रेप और मर्डर नहीं लगाया, जो नाइंसाफी मेरे साथ की, जो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को बाईपास कर दिया, मैं धाड़े मारता रहा उनके आगे, मैं धाड़े मारता रहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आगे कि सर ये मेरे साथ बायस कर रहे हैं, ये मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं, जो क्योंकि मेरे से प्रेसिडेंट जो बने हुए हैं मेरे साथ के केसेस के, उसमें सादिया अब्बासी है, खाकान अब्बासी की बहन, उसमें सीएम साहब हैं, उसमें 1 दर्जन लेगा, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि ये कोर्ट ऑफ लॉ डेक्लेरेशन पास नहीं करते, उन्होंने उसको करेंगे क्या करेंगे? सर आप, मैं भी, मैदान भी है, घोड़ा भी है, मैंने आपको बता दिया, पता चल जाएगा। सर मैंने जहाँ से जावेद लतीफ़ साहब प्रोग्राम शुरू किया था, मैं आपको एंड पे वहीं पे लेके आता हूँ। अभी आज का जो इंटरबैंक का क्लोजिंग रेट है डॉलर का, वो है 188 रुपये 66 पैसे, 189 पे दोबारा चला गया। और अगर हमने जिस इशू से मैंने प्रोग्राम शुरू किया उसको आपने एड्रेस नहीं किया विद इन डेज, तो हम बड़ी मुश्किल में। ये मैं बहुत महफूज लफ्ज़ों में जुमला कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मलिक साहब, आप क्या मुझे इजाज़त नहीं देंगे कि जो आइन के साथ हो रहा है, और मैं आप बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात कहने लगा हूँ,
कि अगर आइन को तोड़ा गया तो खुदा न खास्ता मुल्क को नुकसान हो जाएगा। आज अगर मुल्क ने इकट्ठा है तो आइन की वजह से इकट्ठा है, और अगर आइनी अदारों को आप आइन से मावरा रोल अदा करने के लिए कहोगे तो इसको कौम कबूल नहीं करेगी। तीसरा मैं ये बात आपको कह रहा हूँ कि आप कहते हैं हम सब एक पेज पे हैं, ये आप सुनते रहे 4 साल। मुझे खुशी है कि एक पेज पे होना चाहिए अदारों को हुकूमत के साथ, मगर मुझे इससे इख्तलाफ है कि अदारों में बैठी शख्सियात जो हैं वो किसी हुकूमती शख्सियत के साथ एक पेज पे होना मुनासिब नहीं है, इसको कौम कबूल नहीं करती। और उसका वजह है आज जो आप सवाल बार बार कर रहे हैं कि मैंने शुरू में ये बात की थी तो आखिर में भी उसका जवाब नहीं मिल रहा। इसलिए नहीं मिल रहा एक अगर कहते हैं प्रोग्राम नदीम मलिक साहब, अभी जो साजिश हो रही है, अल्लाह मेरे मुंह में खाक रखे, अभी इस इमरान खान को मारने की साजिश पूरी दुनिया में चल रही है और इसका इतला सबको है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह के हाथ में, अल्लाह पाक उसे महफूज रखे। लेकिन ये हो रहा है आज की तारीख में ख्वाहिश करनी चाहिए, ना किसी के लिए कहना चाहिए। अल्लाह जो बात सच है वो पता होनी चाहिए कि साजिश के साथ साथ कत्ले आम पहले भी हुआ है, आज भी हुआ है। कुछ नहीं, उसको क्यों कि मारना है किसी ने यार। फैसल साहब, जावेद लतीफ़ साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।